नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सक्लूसिव के खास प्रोग्राम सीधी बात सौरभ के साथ में आप सभी का स्वागत है। रात के 8 बजे रोजाना की तरह हम आपके सामने हाजिर हैं। कल आपके सामने नहीं आ पाए किसी तकनीकी कारण की वजह से, उसके लिए हम पहले आपसे माफ़ी चाहते हैं और हमने आपको शुरुआत में ही कहा है कि खबर एक्सक्लूसिव अगर कोई गलती करेगा तो उसके लिए माफ़ी मांगेगा, लेकिन सच बोलने से पीछे कभी नहीं हटेगा। तो आज हम आए हैं पिछले कल खबर आई कि 29 और 30 तारीख को चाइना की तरफ से फिर से घुसपैठ की कोशिश की गई और भारतीय सेना ने मुंह तोड़ जवाब दिया। उसके बाद में कल दिन भर बहस चलती रही, चाइना में एक तरफ वार्ता भी चलती रही, चाइना से वार्ता भी चलती रही, उधर से घुसपैठ भी होती रही और इस बार खैर कोई भी किसी तरीके से जान की हानि नहीं हुई है, मतलब कोई जवान शहीद नहीं हुआ या उधर से कोई ऐसी फाइट नहीं, मतलब झड़प हुई। उसके बाद आज अभी देर शाम खबर आई कि तकरीबन 118 ऐप्स को और बैन कर दिया गया। खैर इन 118 ऐप्स में तकरीबन 117 ऐप्स तो मान लीजिए कि बहुत ज़्यादा लोग उसके यूज़र नहीं थे, लेकिन जो एक ऐप बैन हुआ है जिसके बहुत सारे यूज़र थे, उस ऐप का नाम है पबजी, जिसको लेकर के पहली ही डिजिटल स्ट्राइक जो चीन के खिलाफ भारत ने की थी, उसी में उम्मीद जताई जा रही थी कि पहले में ही एक डिजिटल स्ट्राइक में ही पबजी चला जाएगा। लेकिन पहली बार में पबजी बच गया, दूसरी बार उसमें भी पबजी नहीं गया, लेकिन तीसरी बार जब अब किस डिजिटल स्ट्राइक हुआ है चीन के ऊपर, तो पबजी जो महत्वपूर्ण ऐप था युवाओं और बच्चों में काफ़ी उसका क्रेज था, काफ़ी ज़्यादा लोग उसको यूज करते, काफ़ी लोग उसका इस्तेमाल करते हैं, उसका बैन लग गया। लेकिन बैन लगने के बाद एक सबसे अच्छी बात ये आई कि कई लोग उसको लेके ट्रोल करने लगे, कई लोग कहने लगे अब तो पबजी बैन हो गया, अब क्या करेंगे। तो उसके विकल्प ढूंढने वाले बहुत सारे लोग बैठे थे। उन लोगों ने कहा कि चलिए चाइना का पबजी बंद हुआ है, लेकिन हमारे पास उसी कॉन्सेप्ट का कोरियन पबजी है, मतलब कोरिया की बनी हुई है। चलिए ठीक है, यही तो कहा जा रहा था, विकल्प ढूंढिए, चाइना का कोई विकल्प ढूंढ लीजिए जिसका इस्तेमाल करके आप लोग भारत को फायदा हो और चाइना का नुकसान हो। चाइना लगातार अपनी मनमानी किए जा रहा है और चाइना की ओर से उस पर कोई किसी भी तरीके से अंकुश नहीं लग रहा है। तो अभी अच्छी बात है, आप लोग विकल्प आप जब ढूंढ रहे हैं, जब पबजी बैन लगा है, लेकिन होना ये चाहिए था कि आप लोग पहले ढूंढ लेते तो ज़्यादा बेहतर होता। तो अभी हम अपना चर्चा अब थोड़ा इस पर बढ़ाएंगे। राजमा गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और आप तमाम लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग जुड़ते हैं और बेहतर ये है कि आप लोग जुड़ते रहे हैं, लगातार जुड़ रहे हैं, आप लोग इस तरीके से प्यार देते रहते हैं तो अच्छा लगता है। चलिए अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो चीन से तीसरी बार डिजिटल स्ट्राइक हुई है, दूसरी बड़ी खबर क्या है इस पर हम विस्तार से बात करेंगे, यही आज हमारा मुद्दा है। दूसरी बड़ी खबर क्या है कि विकास सिंह जो कि सुशांत के परिवार के वकील हैं, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस दौरान उनके पिता ही बैठे थे और बहुत सारी तमाम बातें उन लोगों ने कही है जो अब पहले के मुकाबले थोड़ी सी हल्की सी लग रही है और थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि अब थोड़ा सा सेल्फ मोड में आ गए हैं, मतलब सेल्फ डिफेंस के मोड में आ गए हैं। तो उस पर ही बात करेंगे, क्योंकि क्यों ऐसा आए हैं उस पर भी चर्चा करेंगे। तो ये दूसरी बड़ी खबर है। तीसरी बड़ी खबर आपको हम कोरोना की वैक्सीन को लेकर बताएंगे, कोरोना की वैक्सीन की स्थिति कहाँ तक पहुंची है, कब तक आ जाएगा, और उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन जो 4 लागू हुआ है, जो अनलॉक लगी है, नया अनलॉक आया है, उस अनलॉक में अब क्या चीज़ें और रियायतें दी गई उस पर चर्चा करेंगे। ये 3 बड़ी खबरों पर आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं चीन पर। तो चीन के साथ मैंने आपको इससे पहले वाले एपिसोड में भी आपके साथ चीन पर ही मुद्दे बात की थी, जिस दरमियान मैंने आपसे बताया था कि चीन लगातार मनमानी करता रहा है। चीन की एक फितरत रही है कि वो एक तरफ तो बात करता है, लेकिन दूसरी तरफ उसका इरादा हमला करने का होता है और वो हर बार ये सोचता है कि उसकी विस्तारवाद जो सोच है उसको लेकर के उसकी इस वक्त में वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया चाइना के खिलाफ खड़ी है और चाइना अकेला ऐसा है जिसको लगता है कि वो सभी दुनिया को ख़त्म कर सकता है और वो अपने आप को एक विश्व की महाशक्ति बनाने पर लगा है। खैर अच्छी बात है, बनानी भी चाहिए, होना भी चाहिए, हर देश की ऐसी मंशा होनी चाहिए, मानते हैं। क्योंकि इस बार जो जीडीपी आई है इस महीने तिमाही की, उसमें सिर्फ और सिर्फ चाइना की जो जीडीपी है वो ग्रोथ पर है, बाकी सारे देशों की जीडीपी सबसे निचले स्तर पर है। वहीं पर भारत की बात करें तो सबसे नीचे स्तर पर भारत की जीडीपी है और उससे पीछे मैं पाकिस्तान की बात नहीं करूंगा। अगर आपको अपनी पीठ थपथपानी है तो आप पाकिस्तान की बात करके अपनी पीठ थपथपा सकते हैं, लेकिन मैं पाकिस्तान की वार्ता इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि उससे तुलना हमारी नहीं है, हम उससे तुलना नहीं करेंगे खुद की, और उससे जो तुलना करेंगे उसके लिए आपको अभी कुछ देर बाद रात 9 बजे आपको एक देशभक्त चैनल आपको बताएगा कि हमारी जीडीपी नहीं, हमसे तो बुरी स्थिति पाकिस्तान की है। पाकिस्तान कटोरा लेके भीख मांगने लगा है,
आप भिखारी डालिए पाकिस्तान की फोटो आ जाती है। ये तमाम चीजें दिखाएंगे तो आपकी तसल्ली के लिए अच्छे हैं कि गालिब ने कहा था दिल को बहलाने कोई भी ख्याल अच्छा है, तो आप बहलाने के लिए ख्याल रखते, लेकिन जीडीपी काफी डाउन स्तर पर, जिसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, कंपनियां बंद हो रही हैं काफी ज्यादा। ये सारी चीजें और गवर्नमेंट की तरफ से जो चीजें की जा रही हैं उसमें शुरुआत में लगा था कि कोरोना को लेकर बहुत सीरियस सिंसियरली काम कर रही है, लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्री चालू भी हो रही हैं, परेशानियां बढ़ रही हैं, बहुत सारी तमाम चीजें हैं जिसकी वजह से इतना ज़्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हो पा रहा है उद्योगों को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डाउन चला गया है। जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी करने की बात कर रहे थे वो तो दूर का सपना हो गया, और खैर सरकार कर तो नहीं पा रही जिस समय वो कह रही थी, लेकिन अब उसको एक अच्छा बहाना मिल गया। दिव्यांशु कुमार गुप्ता कह रहे हैं इससे बेकार गवर्नमेंट हो ही नहीं सकती, ये गवर्नमेंट तानाशाह हो चुकी है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके से लग रहा है कि सरकार में होता है कि सभी को सुनना चाहिए, चाहे विपक्ष में 4 सांसद बैठे उनको भी सुनना चाहिए, उनके विचार सुनना चाहिए, लेकिन लगातार इस तरीके से उस पर अपने परीक्षाओं को, जैसे तानाशाह के एग्जाम्पल देने के लिए दिव्यांशु कुमार गुप्ता ने कहा स्पीक फॉर एसएससी रेलवे स्टूडेंट्स, ये हैशटैग आप ही काफी ज्यादा ट्रेंड चल रहा है, एसएससी रेलवे के स्टूडेंट्स भी इसको लेकर ट्रेंड आ रहे हैं। और ऐसा नहीं कि स्टूडेंट अब एसएससी के रेलवे के स्टूडेंट ट्रेंड कर रहे हैं, उनको परेशानी हो रही किसी बात को लेकर के, लेकिन उसके अलावा आपको देख लें तो जेईई और नीट के पेपर को देने के लिए छात्रों की तरफ से बहुत सारी कोशिशें की गई कि इस कोरोना काल में पेपर कैसे देंगे, लेकिन अंतोगत्वा पेपर अभी हो रहा है। अभी फिलहाल जेईई के पेपर हो रहे हैं और अब अगला नीट का पेपर 13 तारीख को होगा। तो सरकार ने अगर मूड बना लिया, मंशा बना लिया कि उसको जेईई करानी है, उसको नीट की पेपर करानी है, तो उसके अलावा तमाम पेपर्स को कैंसिल कराए गए, लेकिन ये पेपर कैंसिल नहीं हुए। तो ये तरह लगातार चल रहा है। दूसरी एक खबर बहुत ज़्यादा चल रही है आज के दौर में, मैं यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहूँगा। ऐड ऑन ये है खबरों में कि एक खबर और चल रही है बहुत ज़्यादा, वो खबर ये है कि अभी बहुत ज़्यादा लोगों के अंदर एक चीज़ चला गया लाइक और डिसलाइक का। अब पहली बार मन की बात को डिसलाइक तकरीबन लाइक से 4 गुना ज़्यादा मिला। इससे पता चलता है कहीं ना कहीं आज का भारत, जिस भारत की बात करते हुए बीजेपी सत्ता में आए थी, जिस भारत की बात करते हुए नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे, कहीं ना कहीं पर वो भारत अब नहीं चाहता है मन की बात सुनना। उसको अब मन की बात नहीं काम की बात चाहिए, क्योंकि रोजगार नहीं है। आप ऐसे कोरोना पैंडेमिक में जिस तरीके से आप बात कर रहे थे, आप कहते 21 दिनों में कोरोना खत्म हो जाएगा, आप लोग संयम बरतिए, और आपने तमाम एग्जाम्पल दिए थे। महाभारत का युद्ध 18 दिन चला था और हम 21 दिन रहेंगे तो हम हार जाएगा कोरोना, और आपने कहा था तमाम बड़ी बीमारियां हैं लेकिन 21 दिन में कई आदतें बदल जाती तो बीमारी भी खत्म हो जाएगी। तो मतलब आपके पास कोई साइंटिफिकल अप्रूवल नहीं था, लेकिन फिर भी आप वैसे ही बात कर रहे थे जैसे बाबा रामदेव ने कोरोना की दवा लॉन्च कर दी थी। तो 21 दिन के लिए बैन किया गया था, उसके बाद में 21 दिन के लिए लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन का लोगों ने अच्छे से पालन किया। अब जब लॉकडाउन खोलने शुरू हुआ तो काफी डिलाई कर दी गई, मतलब बहुत ज्यादा डिलाई हो गई है, तो ये परेशानी का सबब है। तो इसका तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो मोदी सरकार इस वक्त वर्तमान में है वो अपने अड़ियल स्वभाव में आगे, उसको कहीं ना कहीं विपक्ष की बात को नहीं मानना है। विपक्ष कहता रहा कि कोरोना का काल है और पेपर कहीं ना कहीं पे पोस्टपोन कर देना चाहिए और पेपर बाद में होता है, लेकिन पेपर करवाने पे जिद पे अड़े रहे रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि शिक्षा मंत्री, और लगातार और उन्होंने पेपर करवा के माने पेपर होने लगा। उसके अलावा आपको बता दें कई पेपर्स को टाले गए, पोस्टपोन किए गए, लेकिन इस पेपर को इसलिए नहीं किया गया क्योंकि विपक्ष ने इसमें अहम भूमिका निभाते इसको प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया था। लोगों की मांग थी इसको किया जाए, तो सरकार खुद को ना कहीं झुका पाए, सरकार अपनी ही करना चाहती है, इसलिए उसने पेपर कैंसिल नहीं करवाया। तो ये पेपर फिलहाल हो रहे हैं, हम उम्मीद करते हैं और ये दुआ करते हैं और कि बच्चे सुरक्षित रहें, उनके पेरेंट्स सुरक्षित रहें और कोरोना पैंडेमिक वहां तक ना फैले, क्योंकि ये तमाम बहुत सारी परेशानियां, अभी 2 दिन के परीक्षाएं निपटी हैं और उसके बाद में अभी 4 दिन के पेपर बचे हैं नीट के, उसके बाद में 13 तारीख को जब माफ कीजिएगा 4 दिन बचे हैं, जेईई के पेपर्स बचे हैं, उसके बाद 13 सितंबर को जेईई का पेपर होगा, जिसमें तकरीबन 17.5 लाख बच्चे बैठते पेपर देने के लिए एक दिन में, और उस वक्त में कैसे कंट्रोलिंग होगा, उसमें बच्चों की पहुंचने की व्यवस्था, सारी तमाम चीजों पर कैसे ध्यान रखा जाएगा, वो देखने वाली बात होगी। और उस वक्त में अगर कहीं भी एक भी बच्चा, उस किसी भी सेंटर में बच्चा, स्टाफ या कोई भी कोरोना पॉजिटिव होता है, तमाम एहतियातों के बाद भी
तो उसका जिम्मेदार कौन होगा, ये सरकार को उस वक्त में बताना पड़ेगा। तो इस वक्त में जैसा भी माहौल चल रहा है, कहीं ना कहीं जैसा दिव्यांशु जी कह रहे हैं, वो कहीं ना कहीं सार्थक सा लग रहा है कि तानाशाही से सरकार चलाने लगी है। तो आप लोग अपने विचार रखिए जरूर, क्योंकि सरकार की तरफ से कई अच्छे काम भी किए गए, इंडस्ट्री शुरू की गई है। तो ये जो चल रहा है, चाइना पे हम बात कर रहे थे, हम दूसरी तरफ इसे चले गए, क्योंकि कहीं ना कहीं पे चाइना से रिलेट करता है, क्योंकि कोरोना के समय में हम तो पीछे चले गए, लेकिन चाइना आगे बढ़ गया, पूरा देश पीछे चला गया, लेकिन हम पूरा देश, पूरी दुनिया पीछे चले गए, लेकिन चाइना आगे बढ़ गया। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर के इस पर चर्चाएं, इस पर बात होना बेहद अहम है। और ये जीडीपी को लेकर मजाक बनाना, मेरा कहना यह है कि देशवासियों को भी इस पर विचार को लेकर मजाक बनाने से बेहतर होगा कि सरकार पर दबाव बनाएं। अब सरकार पर दबाव कैसे बनाएंगे? अब आप देखिए, विपक्ष जो है, विपक्ष भी केवल बातें कर रहा है, आरोप लगा रहा है। आप कोई तरीका बताइए, कोई चीज बताइए कि ऐसे इसको हम कर सकते हैं कि जीडीपी हमारी फिर से इंप्रूव हो सकती है, क्योंकि कोरोना टाइम में लगभग सभी देशों की जीडीपी डाउन गई है, नो डाउट इसमें परेशानियां थी। चाइना की जीडीपी इसलिए गई है क्योंकि चाइना ने सबसे पहले कोरोना उसके आया, उसने उस पर कंट्रोल कर लिया और उसके यहाँ पे इकोनॉमी शुरू हो गई। अब उसकी जीडीपी डाउन जाने लगी क्योंकि बहुत सारे देशों ने उसके कई सारी चीजों को बैन कर दिया है। अब कई कंपनियां चाइना को छोड़ करके अन्य देशों अपना, माफ कीजिएगा, अपना भविष्य तलाश रही हैं और वो लोग वहां पर स्टार्टअप कर रही हैं। भारत में भी अब ऐप बनाने की चीजें अपना लोगों ने शुरू कर दिया है। अहमद शाहिद जुड़े हमारे साथ में, वो कह रहे हैं चाइना हमारा भाई है। अच्छा, चाइना मेरा भाई है, हाँ बिल्कुल बात है। चाइना भारत की, मैं तो सोच रही है हिंदुस्तान की कि जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो हमारे भाई हैं, वो हमारे साथ हम व्यवहार बनाए चलते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें कमियां हुई हैं। अब वो कहाँ से हुई है? चाइना की तरफ से आरोप ये लगाया गया कि भारत जो भी कार्रवाई कर रहा है वो अमेरिका की नीति पे कर रहा है, अमेरिका जैसा कह रहा है वैसा कर रहा है। चाइना भाई, इंडिया आर्मी सालों को गोली मारो। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है। चाइना वालों को इंडियन आर्मी जो है वो चाइना को सबक सिखा रही है। मुझे लग रहा है अहमद शाहिद कुछ अलग चीज सोच रहे हैं, उन कहना कुछ और चाह रहे हैं, टाइप कुछ और हो रहा है। तो भारतीय सेना चाइना सेना को काफी मुंह तोड़ जवाब दे रही है। उनका एक वीडियो भी आया जब वो जो बात वो कह रहे थे कि हमारे एक भी सैनिक शहीद नहीं हुए, और उनके बातें सामने निकल के आई हैं। तो ये सारी चीजें हुई हैं। अहमद शाहिद जो भी चीजें कह रहे हैं वो थोड़ा सा विवादास्पद है। मैं चाहूंगा इस तरीके की बातें ना करें, और ये काफी गलत है। और भारत की सेना बहुत अच्छा काम कर रही है और बेहतरीन काम कर रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं ना कहीं पे हमारी जो इस समय गवर्नमेंट है, सरकार है, सेना कभी गलत नहीं होती, सरकारें गलत होती है। सरकारें अगर आदेश नहीं देंगी, सरकारें अच्छा फैसला नहीं लेंगी, तो सेना का काम में युद्ध करना, और अगर ऐसी चीजें नहीं होती हैं तो वो बेहद ही अफसोसजनक और शर्मनाक होती हैं। और सेना को हमेशा, सेना पर जो लोग सवाल खड़ा करते हैं, मैं उनको करारा जवाब ये देना चाहूँगा कि सेना की जो ट्रेनिंग होती है, अगर आप एक दिन के लिए बॉर्डर पर जाके रह लेंगे तो यकीन मानिए कि आप जिंदगी में कभी सेना को छोड़ दीजिए, आप किसी के बारे में सवाल खड़े करने से पहले 50 बार सोचेंगे। शायद विदेशों में, कनाडा में, ब्रिटेन में वगैरह में, सब जगह पे, रशिया में, इजराइल में ये है कि पहले तकरीबन कुछ सालों के लिए आपको फौज में नौकरी करनी पड़ती है, उसके बाद ही आपको किसी नौकरी आपको मिल सकती है, ताकि आप तकनीकों को समझे, देश को देशभक्ति खाली दिखाने की ट्विटर फेसबुक पे ना हो, आपको उसको फील करने की भी हो। तो हमने कई जगहों पे ऐसा देखा है, हमने कई लोगों से मिले हैं, जब हमने उनकी सिचुएशन देखी तो हमें पता चलता है कि देश की रक्षा करने के लिए जो सैनिक वहाँ खड़े होते हैं बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो अहमद शाहिद भी बहुत सारी चीज़ें जुड़ रहे हैं आज हमारे साथ। इनको कुछ गुस्सा है, गुस्सा होना लाजमी है, लेकिन एक गुस्सा को मर्यादा में रखना चाहिए। तो ये चीन पर जो डिजिटल स्ट्राइक हुई है, 118 ऐप, और अब तक 224 ऐप को बैन किया जा चुका है। इन 224 ऐप में से तकरीबन 5-6 हैं जिनको लेकर के आप ये कह सकते हैं कि वही ऐप ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा यूज हो रहे थे, तो वो ऐप अब चले गए हैं। पबजी अब खत्म हो गया, लेकिन उसके ऑप्शन मिलेंगे। भारत में कई सारे ऐप जो बैन हुए, टिकटॉक बैन हुआ, ये तमाम चीज़ें बैन हुई, उसके बाद में तमाम चीज़ें वो अब इस्तेमाल में आने के लिए भारतीय जो रिसर्चर हैं, उन्होंने ऐप बनाने वाले हैं, ऐप मेकर हैं, उन्होंने ऐप बना लिए हैं, वो ऐप अच्छे चल भी रहे हैं। आप उनके विकल्प आ गए। अगर आपको किसी का ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप गूगल प्ले स्टोर पर जाएंगे, आपको ऑप्शन मिल जाएगा। और इंडियन मेक इन इंडिया ऐप पर यह बाकायदा मेंशन होगा कि वो मेक इन इंडिया बना हुआ है, आपको पता भी चल जाएगा। तो उसको इस्तेमाल कीजिए। और आप लोगों के साथ में तो चीन पर ये स्ट्राइक हुई है, और
हर बार जो जवाब देता है और वो जवाब देता रहेगा, क्योंकि 1962 वाला भारत नहीं रहा है। वो भारत वैसा है जो जवाब देना जानता है। चीन को जवाब दिया है और चीन को आगे भी जवाब देंगे। तो आप लोगों के साथ में आप लोग भी चीन का बहिष्कार कीजिए, ऑप्शन ढूंढिए, विकल्प ढूंढिए, चीनी प्रोडक्ट्स का, चीनी उत्पादों का विकल्प ढूंढिए। देखिए, जिसका विकल्प नहीं, मैं नहीं कहता हूं वो चीजें आप इस्तेमाल ना करिए, लेकिन जिसका विकल्प है उसका विकल्प आप लोग ढूंढ सकते हैं। बहुत सारी चीजों का, चाइनीज सामानों का विकल्प है। अभी देखिए, लास्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जो मन की बात की उसमें खिलौनों को लेकर बात की, तो बहुत सारे मार्केट में खिलौने चाइनीज आते थे, अब भारतीय खिलौने बनने लगे हैं। भारत में बहुत अच्छे अच्छे खिलौने बनने शुरू हो गए हैं। शुरुआत हुई है तो उसका सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट करेंगे तो वो बहुत तेजी से बढ़ेंगे और वो आपको और अच्छे से अच्छा बेहतर चीजें आपको मिलना शुरू हो जाएंगी। तो आप लोगों से, आप लोग इसी तरीके से जुड़िए और आप लोगों को मैं ये लगातार कह रहा हूं, और कोई भी विवादास्पद कमेंट मत कीजिए, नहीं तो हमारी टीम बैठी है वो आपको ब्लॉक कर सकती है, आपको ब्लॉक कर देगी। आप कोई भी विवादित कमेंट ना करें, क्योंकि यहाँ पर हम चर्चा करने बैठे हैं। चर्चाएं कीजिए, अपने विचार दीजिए, इन गाली गलौच और तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करना बेहद शर्मनाक है। और इस तरीके की चीज़ें खबर एक्सक्लूसिव तो बर्दाश्त नहीं करता। जो बर्दाश्त करते हैं आप वहाँ पर जा करके उनके कमेंट बॉक्स में आप गालियां दीजिए, तमाम चीजें दीजिए, क्योंकि देश सबसे पहले है। आपको व्यक्तिगत तौर पर मुझे गाली देनी है, आप दे सकते हैं, आप आजाद है, लेकिन देश के विषय में कोई बात कहना होगा तो उसके लिए आपको सोच समझ के विचार रखकर कहना होगा। अगर आपको इस देश से इतनी नफरत है तो आपको इस देश के लिए, देश के नफरत है तो आपको सोचना पड़ेगा, कुछ तो सोचना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा। अब मैं गिरिराज सिंह नहीं हूं जो मैं आपको कोई सलाह दूं, तो मेरा कहना यह है कि जितना भी जिस तरीके से भी है, देश पहले आता है, उसके बाद सारी चीजें आती हैं। तो डिजिटल स्ट्राइक की हम बात कर रहे हैं, चाइना की तरफ से 224 ऐप को बैन कर दिया गया, चाइना के 224 ऐप को बैन कर दिया गया, जिसमें से टिकटॉक बड़ा ऐप था, पबजी अब बड़ा ऐप है जिसको बैन कर दिया हुआ था। वहाँ ब्यूटी प्लस तमाम चीजें थी, शेयर था, ये तमाम चीजें बैन हो गई हैं। तो इनके विकल्प हैं, इनके ऑप्शन हैं, आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बेहतर है कि हम चाइना से धीरे धीरे आज़ाद हो रहे हैं। एक तरीके से हम व्यावसायिक तौर पर चाइना के चंगुल में बंद गए थे और चाइना की तरफ से चाइना की चीज़ें इस्तेमाल कर करके हमें सस्ता लेने की इतनी आदत पड़ गई थी कि हम उसको लेकर के यूज कर रहे थे। तो अब उससे हमारा थोड़ा सा भ्रम टूटेगा और हम चीज़ें बनाना शुरू करेंगे। तो अब मैं सोचता हूँ कि अब इसके बाद में इस पर लगातार स्ट्राइक चल रही है और इस पर हो रही है बातें, और इसको हम करते रहेंगे। चाइना पर स्ट्राइक चल रही है और वो चलते रहना चाहिए। अब बात कर लेते हैं हम अपनी दूसरी खबर को, जिसको लेकर हमने आपसे बात की थी। वो खबर है सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के। तो सुशांत सिंह राजपूत को लेकर के आज खबर, बड़ी खबर ये है कि आज सुशांत के पिता, मतलब सुशांत के परिवार के वकील ने, विकास सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें तमाम बातें कही। और जो सुशांत के पिता हैं के सिंह ने मुंबई पुलिस से कहा था कि सुशांत मामले में कोई संदेह और शिकायत नहीं है, पता है कि हत्या हुई है। तो इनके में के सिंह का बयान जो है उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था। उन्होंने बताया कि 14 जून से पहले सुशांत सिंह की तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने बताया कि 7 जून को उनकी और सुशांत की बात हुई थी। के सिंह ने अपने बयान में भी बताया कि हो सकता है सुशांत ने आत्महत्या की हो। मैंने कहा था ना, अब थोड़ा थोड़ा ये लोग सॉफ्ट कॉर्नर आने लगे। अब तक हत्या की बात कर रहे थे, अब थोड़ा सा आत्महत्या की ओर मुड़ने लगे हैं। तो इस पर चर्चा करने के लिए अब हमको बताते क्यों आ रहे हैं इस पे, क्योंकि तो इन्होंने कहा हो सकता है आत्महत्या किया हो। पुलिस को दिए बयान में के सिंह ने रिया चक्रवर्ती का जिक्र नहीं किया था। और मुंबई पुलिस को दिए बयान के मुताबिक के सिंह ने कहा कि मेरा बेटा सुशांत मुंडन समारोह के लिए 13 मई 2019 को पटना आया था। मेरी उससे मुलाकात हुई थी। 15 मई 2019 सुशांत का मुंडन समारोह हुआ था। तब वो तनाव में नहीं था। वह 16 मई 2019 को वापस मुंबई चला गया था। मैं उसे व्हाट्सएप पर मैसेज करता था, सुशांत मेरे मैसेज जवाब भी देता था, और मैं उसे ज़्यादा कॉल नहीं करता था क्योंकि वो ज़्यादातर काम में ही बिजी रहता था। के सिंह ने कहा कि सुशांत ही मुझे कॉल करता था और हम चैट करते थे। वह मुझे कॉल करके पूछता कि क्या कोई ज़रूरत है, वो मुझसे मेरा हालचाल पूछता था और मैं उसका जवाब भी दे देता था। इसके बाद सुशांत ने मुझे इस साल 7 जून को कॉल किया और मैंने उससे कहा कि तुम्हें पटना आए 1 साल हो गए हैं, अगर तुम चाहते हो पटना आओ। उस पर उसने कहा कि देखता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, ठीक होते ही आ जाऊँगा। ये तमाम बातें हुई। के सिंह ने भी कहा कि मैं पटना में अपने घर में था और 14 जून को सुबह 2:30 बजे, मतलब दोपहर 2:30 बजे मुझे टीवी से मालूम पड़ा कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद मुझे होश नहीं रहा और चक्कर आने लगा। मैंने अपने भतीजे नीरज सिंह और कुछ रिश्तेदारों के साथ मुंबई पहुंचे और उन्होंने कहा कि हमने अपने बेटे का अंतिम संस्कार विले पार्ले में 15 जून को शाम 5 बजे से 6 बजे तक किया। उसके बाद मैं सुशांत के फ्लैट पर आया जो उसने बांद्रा में किराए पर लिया था।
मैंने किसी से कुछ नहीं कहा और ना ही मैंने कुछ पूछा। मुझे इस बात की जानकारी नहीं है कि मेरे बेटे सुशांत ने आत्महत्या क्यों की। उन्होंने कभी भी मेरे साथ किसी भी प्रकार के तनाव के बारे में चर्चा नहीं की। मुझे सुशांत के खिलाफ कोई संदेह या कोई शिकायत नहीं है। मुझे लगता है कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली होगी। अब देखिए बयानों का कितना फेर है। पहले सुशांत के मामले में जो बात कही जा रही थी कि के सिंह कह रहे हैं कि रिया चक्रवर्ती ने हत्या की है। अब जो सुशांत का, अब जो उनके पिता का बयान सामने आया जो उन्होंने मुंबई पुलिस को दिया था, उसमें ना कहीं रिया का माफ था और उन्होंने कहा हो सकता है आत्महत्या कर लिया, हो सकता है किसी तनाव में हो, मतलब संभावनाएं जताई थी। तो आखिर ऐसा क्या 1.5 महीने बाद हुआ कि जहां से वो हत्या लगने लगी और चक्रवर्ती के खिलाफ उन्होंने केस दर्ज करवा दिया। तो ये पहलू थोड़ा समझना। और सीबीआई को आपको बता दें कहीं से भी अभी वो तमाम चीजें अभी कहीं से भी उस तरीके के सबूत नहीं मिले हैं जिस सबूत का इंतजार, जिस सबूत को लेकर के हम लोग सोच रहे हैं वैसा सबूत नहीं मिला है। हत्या के सबूत नहीं मिले हैं अभी तक की। आत्महत्या के एंगल पे अब सीबीआई ने सर्च करना शुरू कर दिया है कि आत्महत्या के लिए किसी ने उकसाया है या आत्महत्या के लिए कोई बात, जो बात कही जा रही थी कि क्या कोई जहर या कोई बेहोशी के हाथ में उनको फांसी पर लटका दिया हो, तो उस मामले से अब थोड़ा थोड़ा सीबीआई को डाउट में लगा है कि है तो आत्महत्या ही, लेकिन इस आत्महत्या में किसने उकसाया, किसने उनको प्रोवोक किया कि आप आत्महत्या कर लो, वो कौन था उसको ढूंढ रही है। लेकिन इन सब की जांच होते होते एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ, वो है ड्रग्स कनेक्शन का। मुंबई में ड्रग्स माफिया बहुत बड़ा खेल चलता है ड्रग्स का और बड़ी बड़ी पार्टियों में होता है। ये खुलासा के स्टिंग ऑपरेशन में हुआ जहां पे देखा गया कि वहां पे जो ड्रग्स पैडलर्स हैं उनसे बात किया स्टिंग ऑपरेशन में, तो वो कह रहा है पैसे दो जितने चाहिए उतने ले लो। और उसने ये भी कहा कि मुंबई में बड़ी बड़ी पार्टियों में ये ड्रग्स की हम सप्लाई करते हैं और हमारे अच्छे खरीदार हैं। मतलब मुंबई में ड्रग्स का एक बहुत बड़ा जाल है, वहां पर ड्रग्स का इस्तेमाल बड़ी बड़ी पार्टियों में, हाई सोसाइटी पार्टियों में होता रहा है। तो वो चीजें, तमाम चीजें, ये मुंबई की सच्चाई है और ये नियरली सब जानते हैं। इसके लिए किसी स्टिंग की जरूरत नहीं है, ये सभी को पता है कि कौन क्या करता है और ये बाखूब लोग जानते हैं। लेकिन बात यही है कि सबूत और पुख्ता प्रमाण के साथ में अब जो पकड़े गए हैं सुशांत केस में, जो सोबिक का नाम ले रहे हैं, रिया चक्रवर्ती के भाई का नाम ले रहे हैं, 2 पकड़े गए, गोवा का होटलियर और एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, नेशनल लेवल प्लेयर है, वो भी ड्रग डीलिंग में आया। तो देखिए ड्रग्स की धंधा कितना बड़ा फैला हुआ है जिसमें बड़े से बड़ा सेलिब्रिटी भी इन्वॉल्व हो रहा है। तो वो तमाम चीज़ें हैं। तो इस पर चर्चाएं हम लगातार कर रहे हैं और चर्चाएं हम करते रहेंगे क्योंकि ये मुद्दा बेहद अब वो है, गंभीर है। जो मुंबई की बात कह रहे कि सुशांत नहीं ले सकता है, सुशांत ले सकता है। सुशांत ने जहर मतलब उसने आत्महत्या की और वो ड्रग्स की, जहाँ तक बात तो हो सकता है ड्रग्स का कनेक्शन हो सकता है, ड्रग्स लिया हो, ये भी बातें सामने आ सकती हैं। तो ऐसा नहीं कि इसमें आश्चर्य होगा कि बॉलीवुड इंडस्ट्री में कोई ड्रग्स ले रहा है, क्योंकि बॉलीवुड की पार्टियों में ड्रग्स जाते हैं, उसकी सप्लाई होती है। इस बात की स्वीकार ड्रग्स पैडलर ने किया है, उसने बताया भी है। अहमद साहिद को मैंने कई दफ़ा, क्योंकि अहमद साहिद ब्लॉक तो हो चुके हैं और ये लगातार इस तरीके से सुशांत सिंह राजपूत के बारे में कह रहे हैं अहमद साहिद, उनको थोड़ा सा किसी बात को लेकर के, लेकिन जो भी है देखिए विचारधारा है सभी आप लोगों की, आप लोग अपने विचार रखते हैं, किसी की विचारधारा कुछ भी होती है, कोई किसी के कोई भी विचार हो सकता है, ठीक है। लेकिन देश के खिलाफ खबर एक्सक्लूसिव नहीं बात करता है और केवल टैग लाइन में लिखने से नहीं होता है। और सुशांत मामले लगातार चल रही है और अब ये मामला काफ़ी हद तक की आत्महत्या की तरफ जा रहा है और आने वाले 10-15 दिनों में ये लगता है मुझे कि आत्महत्या के लिए डिक्लेयर कर दिया जाएगा। हो सकता है को उसमें उसको कर दिया जाए। तो ये चीज़ें तमाम हैं और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। और अब आखिरी में हम आ जाते हैं कोरोना को लेकर के। कोरोना के मामले आपके स्क्रीन पर चल रहे हैं, तकरीबन 37 लाख से ज़्यादा हो चुके हैं और करीब करीब 38 लाख पहुंचने वाले हैं कुल मामले। सही होने वालों का आंकड़ा 29 लाख है और मरने वालों का आंकड़ा 66,333 हो चुका है। विश्व की बात करें तो वहां पर आंकड़ा काफ़ी ज़्यादा भयावह है, आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन पर। तकरीबन वहां पर 2 करोड़ से पार, 2.5 करोड़ के पार आंकड़ा हो चुका है। तो कोरोना को जितना ज़्यादा ढिलाई दी जा रही है, जिस तरीके से आप ढिलाई महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोरोना से आप बचे रहेंगे और कोई समस्याएं नहीं होंगी, तो इसको सावधानी इसका क्योर है। देखिए आप वैक्सीन को लेकर आपको अपडेट मैं दे देता हूं। अपडेट ये है कि भारत में सेकंड फेज का जो ह्यूमन ट्रायल है वो सितंबर में शुरू होगा। तो अभी कुछ दिनों में 14 सितंबर से हो सकता है सेकंड फेज का ट्रायल शुरू हो जाएगा। उसके अलावा मैं आपको बताऊं
कि ऑक्सफोर्ड थर्ड फेज का ट्रायल कर रहा है। रसिया पहले से बोल रहा मैं कोरोना का वैक्सीन बना चुका, लेकिन उनके वैक्सीन में टर्म एंड कंडीशन है कि वो 2 साल के लिए आपको कोरोना से बचाएगा। अभी फिलहाल वो लोग अपने देश में यूज कर रहे हैं, बाकी देशों तक पहुंचने में उसका समय लगेगा। तो बाकी देशों में जब तक पहुंचने समय लगे तब तक हमें क्या करना होगा, हमें थोड़ी सावधानी बरतनी होगी, हमें कोरोना से थोड़ा सा जागरूक रहना होगा। थोड़ी सी जागरूकता से हम कोरोना से मात दे सकते हैं। और बहुत ज़्यादा यूथ और बहुत सारे लोग इससे अभी तक की उभर भी चुके हैं। ऐसा नहीं है कि कोरोना आया है तो इससे डेथ रेशियो, जो डेथ की एक्सपेक्टेशन है, डेथ की संभावनाएं हैं, वो बेहद कम है। तो इस तरीके से आप लोगों को कोरोना और ये सारी चीज़ों से बचना है। बुजुर्गों को, बीमारों को ज़्यादा ख्याल रखना है, तब बाकी तमाम लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो अगर कोरोना होता भी है तो डरने की जरूरत नहीं है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पैंडेमिक नहीं, पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आप पैनिक होंगे तो आप अपनी जान को खुद खतरे में डालेंगे। पैनिक मत होइए, बहुत शांति से लड़िए। ऐसा नहीं है कि इससे मरने का रेशियो बहुत कम है और मरने की आशंकाएं बहुत ज़्यादा कम है। तो इसीलिए आप इसको डरिए नहीं, कोरोना से लड़िए मजबूत दिमाग के साथ में, मजबूत मन के साथ में और मजबूत इम्यूनिटी के साथ में आप लोग कोरोना को हरा सकते हैं। और सभी लोग कोरोना हरा भी रहे हैं। ऐसा नहीं है, जो बहुत लोग, तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग हैं और बीमार हैं, उनको कोरोना हो जाए तो उनके बचने के चांसेस बहुत कम हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन उनकी मजबूत दिमागी स्थिति से और मजबूत इम्यूनिटी का बढ़ाने की कैपेसिटी से, मतलब इच्छा शक्ति की वजह से, मैंने आपके सामने कई सारी खबरें आई हैं जिसमें 98 साल के लोग कोरोना को हरा करके आ गए हैं। कई बीमार लोग कोरोना को हरा करके आ गए हैं। वजह क्या है कि आप बीमार हैं तो आपके दिमाग में ये चीज़ें अगर चलने लगेंगी कि आप बीमार हो, आपको कोरोना नहीं बचा सकता, आपको कोरोना नहीं बचा पाएगा, आपको मर जाना पड़ेगा, कोरोना हो गया। तो ये थोड़ी समस्याएं हैं, ये थोड़ा दिमागी कसरत है, क्योंकि सारा बॉडी कंट्रोल आपके दिमाग से होता है। अगर आप दिमागी तौर पे ये सोचने लगेंगे कि आपको कोरोना से आपकी जान नहीं बचेगी, आपको अटैक आ जाएगा, आपको ये हो जाएगा, आपको पहले से बीमारी वो हाईलाइटेड हो जाएगा, दैट्स मीन कि पैनिक होता है, आदमी परेशान होता है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो तमाम लोग आपके आसपास हैं उनको ये चाहिए कि वो आपको मोटिवेट करें इस बात को लेकर के कि कोरोना को कोई बहुत बड़ी बात नहीं, जैसे सर्दी जुकाम खांसी होती है वैसे ही कोरोना है। अगर शुरुआती लक्षणों को पकड़ करके आप इसका ट्रीटमेंट कर लेंगे तो यकीन मानिए आप कोई बहुत ज़्यादा बीमार हो या बुजुर्ग हो तो भी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर सर्दी जुकाम जैसे ही अगर आप उसको डिले करेंगे तो हो सकता है कि वो आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो किसी भी बीमारी के लिए शुरुआती जागरूकता आपके लिए बेहद अहम है। और आपसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि अभी अगर आपको कोरोना थोड़ा भी कोई भी लगता है कि संक्रमण हुआ है मुझे, तो आप टेस्टिंग कराएं। टेस्टिंग से डरिए मत, टेस्टिंग के बाद आप क्वारंटीन होइए, उससे मत डरिए। कई सारी चीज़ें हैं, होम क्वारंटीन की व्यवस्था, अगर आपके राज्य में होम क्वारंटीन की नहीं व्यवस्था है तो आप क्वारंटीन सेंटर में रह रहे हैं तो 10-15 दिन 14 दिन आप संयम रखिए और उससे आप कोरोना से जीत जाएंगे और आ जाएंगे। लेकिन पैनिक होंगे तो हो सकता है आप परेशान होंगे, खुद को करेंगे, लोगों को परेशान करेंगे। लेकिन हल अंततः क्या है, इसका हल यही है कि आप अपनी इच्छा शक्ति को दिमागी तौर पे अपने आप को मजबूत करें कि कोरोना क्या है, कोरोना को हम हरा देंगे। जब इस तरीके के विचार बनाएंगे तो यकीन मानिए कोरोना क्या, आप कई बीमारियों को हरा देंगे। यकीन मानिए बहुत सारी ऐसे देखे गए हैं कि ऐसे ऐसे कई बीमारियां इच्छा शक्ति वजह से, तो इच्छा शक्ति मजबूत कीजिए। देखिए क्या है, कोरोना में यही बात कहेगी। और अब इतना लंबा लॉकडाउन नहीं लगाया जा सकता है जैसा आप सोच रहे हैं। सरकार की भी कुछ मजबूरियां हैं, तो आप लोग अपनी मजबूरियां नहीं, आप लोगों को अपनी ताकत को दिखाना है। और पहली बार अच्छी बात ये रही कि मिडिल क्लास जिसको कहा जाता है कि वो कैसे कोरोना से बचेगा, उसमें कोरोना के फैलने की संभावनाएं बहुत कम रही। सबसे ज़्यादा कोरोना है तो वीवीआईपीज में फैला है, सबसे ज़्यादा कोरोना उनके में फैला है। तो मिडिल क्लास ने दिखा दिया कि वो इसको कंट्रोल कर सकता है। जहाँ पे सबसे ज़्यादा डर था वहाँ पे कोरोना नहीं फैला। तो हमारे यहाँ कम्युनिटी सेपरेट नहीं हुआ देश में, तो ये अच्छी बात रही, आप लोगों की इच्छा शक्ति रही। तो आज के लिए बस कार्यक्रम इतना है, क्योंकि समय मुझे अब इजाज़त नहीं देता है। कल फिर जुड़ेंगे रात 8 बजे सीधी बात सौरभ के साथ। सोमवार से शनिवार रात 8 बजे करेंगे मुद्दे की बात, रात 8 बजे। और तब तक आपको क्या करना है, हमारे पेज को लाइक करना है, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, कोरोना सुरक्षित रहना, आसपास स्वच्छता बनाए रखना है और अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और देखते रहना है सीधी बात सौरभ के साथ, खबर एक्सक्लूसिव पर। नमस्कार, शुभ रात्रि।